शहीद साथी सफायत अंसारी के शहादत दिवस के मौके पर आज इस शहीद मेले में इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं अख्तर इमाम साहब। मंच पर मौजूद पूरे देश की राष्ट्रीय महिला आंदोलन की नेत्री साथी मीना तिवारी जी, इस क्षेत्र के आपके अपना विधायक साथी वीरेंद्र गुप्ता जी, संतोष जी, मंच पर मौजूद अन्य तमाम साथीगण और जहां तक मेरी आवाज़ यहाँ पहुँच रही है तमाम बुजुर्गों को, नौजवानों को, माताओं बहनों को, यहाँ के तमाम साथियों को मेरा जय भीम, लाल सलाम। ये चंपारण की धरती, यहाँ इतिहास लिखा जाता है। जब हम पूरा देश हमारा अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, यही चंपारण की धरती से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी आए, यहीं से महात्मा बने और पूरे देश के किसान आंदोलन को, आज़ादी के आंदोलन को जबरदस्त ताकत मिली, ऊर्जा मिली। तो जिस लड़ाई की शुरुआत उस आज़ादी के दौर में गुलामी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, जिस सम्मान के लिए, न्याय के लिए, बराबरी के लिए, आज़ादी के लिए जो लड़ाई शुरू हुई थी सदी के शुरू में गांधी के नेतृत्व में, हमने देखा कि इसी सदी के अंत में 2000 से ठीक पहले कॉमरेड सफायत अंसारी उसी लड़ाई को लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तो शहादतें बहुत हुई, आज भी हो रही है, लेकिन ये जो कारवां आपका है, आज़ादी का कारवां, इंसानियत का कारवां, जमहूरियत का कारवां, सम्मान का कारवां, अपने हक का कारवां, वो कारवां लगातार बढ़ रहा है। और ये जो आपकी एकता है, ये जो आपका संकल्प है, ये जो आपका संघर्ष है, आपकी हिम्मत है, इसके लिए इस पूरे इलाके के तमाम संगठित साथियों को मेरा सलाम। अभी कुछ दिन पहले पूरे बिहार में हम लोगों ने एक यात्रा निकाली थी, वोटर अधिकार यात्रा। कांग्रेस के नेता, पूरे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी भी थे, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी थे, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी थे, हम सब लोग लाल झंडे के लोग थे और पूरे बिहार की हम लोगों ने परिक्रमा की। और मुझे याद है कि उस समय भी बेतिया, मोतिहारी, इस पूरे इलाके से जब हम लोग गुजरे, जबरदस्त जनता का आशीर्वाद था। पूरे बिहार की जबरदस्त एक उम्मीद है कि बिहार में बदलाव होगा। एक नारा पूरे बिहार में और पूरे देश में आज गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो चोरी है अभी रुकी नहीं है। चोरी के लिए जो एसआईआर का हमला किया गया, 3 महीने का हमला था, जुलाई, अगस्त और सितंबर, और ये 3 महीने का हमला था। कुछ लोगों को लग रहा था कि भाई महाराष्ट्र में हमने वोटों की चोरी कर ली, चुनाव को चुरा लिया, अन्य राज्य में भी चुनाव को हमने चुरा लिया, तो क्या है अब बिहार में भी चोरी, क्या डाका डाल देंगे, दिन दहाड़े बिहार के चुनाव में डाका डाल करके सत्ता कब्जा कर लेंगे। लेकिन इस बार जैसे ही चुनाव आयोग ने एसआईआर की घोषणा की, पूरे बिहार ने बता दिया कि ये बिहार है और बिहार में वैसे कोई भी वोट चोरी की जो साजिश है, इसको हम चलने नहीं देंगे। और ये आपकी लड़ाई की ताकत है कि चुनाव आयोग को पीछे हटना पड़ा। अब याद करिए, चुनाव आयोग का फरमान क्या था? चुनाव आयोग का फरमान था कि जुलाई महीने में सभी लोगों को फॉर्म भर के जमा करना होगा और उस फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज देना होगा, अपनी फोटो देनी होगी। और जब हम सब लोगों ने कहा कि संभव नहीं है, जुलाई का महीना, बारिश का समय है, बाढ़ का समय है, और जो आप दस्तावेज की बात कर रहे हैं वैसे डॉक्यूमेंट लोगों के पास नहीं है, इसीलिए ये संभव नहीं है, तब चुनाव आयोग को थोड़ा पीछे हटना पड़ा और उन्होंने कहा कि ठीक है, जुलाई महीने में आप बस फॉर्म भर के दे दीजिए, बाकी हम बाद में देखेंगे। ये बिहार की पहली जीत थी। चुनाव आयोग को पहले हटना पड़ा पीछे और जुलाई से हम लोग आ गए अगस्त के महीने में।
अगस्त के महीने में जब हमें पता चला कि पूरे बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा कि भाई उसकी सूची दीजिए, किस लिए किन का नाम आपने काटा है। बहुत हल्ला हो रहा था, अखबार में खबर चल रही थी कि बिहार में बड़े बांग्लादेशी घुस गए हैं, बिहार में बड़े नेपाल से लोग घुस गए हैं, म्यांमार से रोहिंग्या बिहार में बड़े आ गए हैं, और इसीलिए ये SIR चल रहा है और चुन चुन करके उनके नामों को हम निकाल देंगे। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई सूची बताइए और किस लिए किन का नाम आपने काटा है। चुनाव आयोग आनाकानी कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आपको देना पड़ेगा, तो 18 अगस्त को चुनाव आयोग ने ये पूरी सूची दे दी कि 65 लाख लोगों के नाम की सूची और किसका नाम किन कारण से काटा। उसमें पहले हमने क्या देखा, उसमें एक भी नाम के बारे में चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा कि फला जो है वो बांग्लादेश से आए थे और इसीलिए हमने इनका नाम काटा। एक भी बांग्लादेशी नहीं, एक भी कोई नेपाल के नाम पर नहीं, एक भी कोई रोहिंग्या म्यांमार के नाम पर नहीं। जो नाम काटा है कहा कि लोग मर गए हैं, लेकिन हमने देखा कि इसमें भी फर्जीवाड़ा है। बिहार के कितने सारे लोगों को जो जिंदा है नौजवान, चुनाव आयोग ने कह दिया कि मर गया। तब हम लोग वहां भी गए सुप्रीम कोर्ट में। एक भोजपुर के आरा से नौजवान मिंटू पासवान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसने कहा कि देखिए चुनाव आयोग ने हमको मार दिया है, लेकिन मैं जिंदा हूं, और न जाने बिहार में ऐसे कितने लोग हैं, हजारों लाखों की तादाद में जो जिंदा है, उनको मुर्दा घोषित किया। हम लोगों ने कहा कि ये नहीं चलेगा, इसको भी ठीक करना होगा। और तब सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से साफ साफ कहा कि आप जो दस्तावेज मांग रहे हैं लोगों से, वो दस्तावेज जो लोगों के पास है उसको आपको लेना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि जमीन का कागज दो, तो जिनके पास जमीन नहीं है वो कहां से कागज देंगे। बिहार में तो वर्षों से लोग लड़ रहे हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिस जमीन में हम बसे हैं वो जमीन हमारी है, और उस जमीन का कागज हमें दो। लेकिन आपने तो कागज दिया नहीं अभी तक, अब कागज मांग रहा है तो लोग कहां से कागज आपको देंगे। आप कह रहे हैं कि मकान का कागज दो, अभी मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक सबको हिंदुस्तान में हम पक्का मकान दे देंगे। अब तो कह रहे हैं कि 22 के बाद, अब कह रहे हैं कि 47 में जाकर के हिंदुस्तान का विकास होगा। तो 47 की बात करने वाले, मकान तो आपने दिया नहीं, तो मकान का कागज कहां से आएगा। आपने कहा कि स्कूल के जो मैट्रिक पास किया उसका कागज लेकर के आओ, स्कूल से सर्टिफिकेट लेकर के आओ। आप तो बिहार में स्कूलों को बंद कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल से बाहर कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति लाए हैं, महंगी शिक्षा होगी, और वहाँ पूरे निजी शिक्षा, और वहाँ जो गरीब के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, स्कूलों को बंद कर रहे हैं। स्कूलों को बंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्कूल का सर्टिफिकेट लेकर के आओ। ये जो मजाक कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों के पास आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड को मानिए। तो चुनाव आयोग नानुकुर कर रहा था, आनाकानी करते करते अंत में जाकर के ये बात हुई कि आधार कार्ड भी लोग दे देंगे, तो आधार कार्ड से भी बिल्कुल चुनाव मतदाता सूची में आपका नाम चढ़ेगा। तो 3 सवाल पर आपने चुनाव आयोग को पीछे धकेला। सबसे पहले आपने धकेला कि बस हम पहले फॉर्म देंगे, पहले डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। आपने कहा कि हमें पूरी सूची चाहिए, जानकारी चाहिए, किसका नाम कटा और क्यों कटा। और आपने कहा कि भाई आधार कार्ड हम देंगे, और हमारा आधार कार्ड के आधार पर हमारा नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने कहा कि चोरी अभी भी जारी है। ये सितंबर का महीना है, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा के लोग लगे हुए हैं। उनके ऊपर के नेता से लेकर के नीचे का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। किस लिए लगा हुआ है? एक तरफ फर्जी नाम जुड़वाने के लिए, और दूसरी तरफ वो तमाम गरीबों को, दलितों को, मुसलमानों को, महिलाओं को उनका नाम मतदाता सूची से काटने के लिए लगे हुए हैं। आपको एक उदाहरण दें, अभी आप लोगों को कल देख रहे थे, भोजपुर से पता चला कि किसी एक आदमी ने 90 लोगों का नाम काटने के लिए आवेदन जमा कर दिया। लेकिन उस आदमी के बारे में जब पता चला, उसका नाम और मोबाइल नंबर मिला, तो पता चला वो आदमी रहता ही नहीं, वो आदमी है ही नहीं, वो काल्पनिक आदमी है। तो एक काल्पनिक आदमी है जो 90 जिंदा लोगों का नाम मतदाता सूची से काटने के लिए
पूरा लिख करके दे रहा है और प्रशासन इसी आधार पर काम कर रहा है। इसीलिए हमने कहा कि चोरी लेकिन चल रही है और इसीलिए अभी भी जो समय है इस चोरी को बिल्कुल रोकना होगा। तो आधा काम हमारा है कि चोरी को हमने पकड़ लिया, चोरी को रोकना होगा, और दूसरा काम है चोरों को गद्दी से हमें उतार देना होगा। तो ये काम बाकी है, चोरी को रोकना और चोरों को, वोट चोरों को गद्दी से उतारना। ये जो चुनाव है इस बार पूरा बिहार बदलाव मांग रहा है। 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री हैं। शुरू में जो बातें कर रहे थे बातें बहुत अच्छी थी, विकास, न्याय के साथ विकास, आयोग बनाया, भूमि सुधार आयोग, आप लोगों को भी याद होगा। वो जो आयोग बना था वो आयोग की जिम्मेदारी मिली थी एक बंगाल के बड़े अधिकारी को, देवव्रत बंदोपाध्याय। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग मदद करें, माले के लोग मदद करें। हमने सुना है कि चंपारण में बहुत आज भी गरीबी है, भूमिहीनता है, बहुत सारे लोग अभी जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो चंपारण में जाके हम जन सुनवाई करना चाहते हैं और हमें भूमि सुधार की रिपोर्ट बना के देना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल मदद करेंगे आपकी। हम लोगों ने मदद की, इस चंपारण में हो, जहानाबाद में हो, पूरे बिहार में घूम घूम करके उनके लिए हम लोगों ने जन सुनवाई लगाई और उन्होंने रिपोर्ट दी। उनकी रिपोर्ट आई कि उस समय पूरे बिहार में 21 लाख एकड़ जमीन है और वो जमीन जो है, जो सरकारी जमीन है, जो सीलिंग से फाजिल जमीन है, जो भूदान की जमीन है, वो सारे जमीन अगर गरीब के बीच में बांट दिया जाए तो बिहार के तमाम भूमिहीन परिवार को 1-1 एकड़ की जमीन मिल सकती है। ये उनकी रिपोर्ट है, ये हमारा कहना नहीं है। नीतीश कुमार ने जो भूमि सुधार आयोग बनाया था उस आयोग की रिपोर्ट ये कहती है। लेकिन नीतीश जी, भाजपा ने दबाव दिया और भाजपा के दबाव में आपने उस भूमि सुधार की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। आपने शिक्षा सुधार के लिए आयोग बनाया और उस आयोग में मुचकुंद दुबे जी थे और उन्होंने भी कहा कि हम बिहार की शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि बिहार में ऐसा स्कूल सिस्टम हो, समान स्कूल प्रणाली हो, बड़े घर के बच्चे, बड़े बड़े अधिकारी हो, डीएम हो, एसपी हो, बड़े नेता हो, उनके घर के बच्चे और तमाम किसान परिवार के, भूमिहीन परिवार के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही तरह के स्कूल हो, अलग अलग किस्म का स्कूल नहीं होगा। इतनी अच्छी रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट को भी भाजपाइयों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो भाजपा के कहने पर नीतीश जी ने खारिज किया। अभी आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख को एक सुनवाई होने वाली है। लक्ष्मणपुर बाथे में कितना बड़ा जनसंहार हुआ था, जिस समय हमारे शफाअत अंसारी की हत्या हो रही है, उसी दौर में जहानाबाद अरवल के इलाके में लक्ष्मणपुर बाथे में 60 बिहार के गरीबों की हत्या हुई थी। और उस जनसंहार के बारे में जब कोर्ट में केस हुआ तो कोर्ट में सबको थोक भाव से बरी कर दिया। इस पर भी हम लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। 17 तारीख को वो केस भी शायद वहां आने वाला है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो न्याय की बात थी बिहार में, आज पूरे बिहार में नीतीश जी ने क्या कर दिया, अपराधियों का राज कायम, अपराधियों का बोलबाला है। कहते हैं शराबबंदी, शराबबंदी के नाम पर क्या हुआ, शराबों की एक तरह से होम डिलीवरी है, शराब माफिया पनप रहा है और बिहार के गरीब जेल में सड़ रहे हैं। जो पूरे तारी बेचने वाले, उन तमाम लोगों को आपने जेल में डाल दिया। हर जगह आप देखेंगे महिलाओं के साथ बलात्कार, मुजफ्फरपुर में दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसका इलाज भी मुजफ्फरपुर में नहीं हो पाता है, उसको पटना भेजा जाता है और पटना में जाकर के पीएमसीएच में एक बेड नहीं मिलता है और पीएमसीएच के सामने तड़प तड़प कर मर जाती है। और यहाँ मंगल पांडे यहाँ बैठे हुए हैं, कहते हैं कि बिहार में हम पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। तो आज पूरे बिहार में जिस तरह से अपराधियों का, लुटेरों का राज कायम हो गया, कहते हैं कि भ्रष्टाचार, आज सीएजी की रिपोर्ट आई है 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है। नीतीश जी के पास हिसाब नहीं है, मोदी जी के पास हिसाब नहीं है। वो पैसा कहाँ गया, किसके लिए खर्च किया, कहाँ गया, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। 70,000 करोड़ रुपए और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। तो जो भी बात कर रहे थे, जो भी बात किए, कह रहे थे कि बिहार में, नीतीश जी कहते थे कि हमारे रहते सांप्रदायिकता नहीं होगी। और क्या हुआ बिहार में, पूरे बिहार में भी मॉब लिंचिंग चल रही है। पूरे बिहार में गरीबों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के ऊपर हमले हो रहे हैं, वक्फ बोर्ड के नाम पर आपकी जमीन पर हमले हो रहे हैं। रामनवमी के मौके पर भी हम देखते हैं कि कहीं बिहार शरीफ जल जाता है, सासाराम जल जाता है। तो बिहार में
कि जिम्मेदारी हम लोगों की है कि बिहार में शांति रहे, बिहार में अमन और इंसाफ का राज हो, और बिहार में लूट खसोट बंद हो, बिहार में ये लाठी गोली की सरकार ना चले। आज हम बेतिया में, आपके इस इलाके में, सिकटा में है, पटना में दो बड़ी बड़ी लड़ाई चल रही है इसी समय। अभी कुछ दिन पहले बिहार में भूमि सर्वे हो रहा था, अभी भी हो रहा है। भूमि सर्वे से लोग परेशान थे, तो भूमि सर्वे में जिन नौजवानों को काम में लगाया गया था जमीन नापने के लिए, वो इंजीनियर नौजवान है, डिग्री लिए हुए हैं, डिप्लोमा लिए हुए हैं, और वैसे नौजवान जो 5-5 साल से सरकार के लिए काम कर रहे थे। जब नौजवानों ने कहा कि हम 5 साल से काम कर रहे हैं, हमारी नौकरी को पक्की कर दो, हमारी नौकरी पक्की होनी चाहिए, जैसे उन्होंने पक्की नौकरी की बात की, उन नौजवानों को अभी चुनाव से ठीक पहले 8,000 नौजवान को नौकरी से निकाल दिया। और वो सारे नौजवान जो भाजपा के दफ्तर में गए थे अपना पूरा मेमोरेंडम देने के लिए, पुलिस से पिटवा दिया उन नौजवानों को। वो सारे नौजवान पटना के सड़क पर लड़ रहे हैं। वो आपके चंपारण से लेकर के आप चले जाइए नालंदा, नवादा, जमुई, पूरे बिहार के नौजवान वहां लड़ रहे हैं। बिहार में लोग लड़ रहे हैं पेंशन के लिए, वो तमाम कर्मचारी, शिक्षक सब लड़ रहे हैं कि भाई हमें भी तो पेंशन का हक था, हमारा पेंशन अब तो आप देख रहे हैं कि पूरा बिहार इस समय परेशान है। कोई तबका नहीं जो परेशान नहीं है। व्यापारी, बड़े व्यापारी की हत्या पटना में, खेमका जी थे, बड़े व्यापारी थे, उनकी हत्या हो गई। कौन सुरक्षित है? किसी की सुरक्षा नहीं है, किसी का सम्मान नहीं है, स्कूल नहीं चल रहे हैं, अस्पताल नहीं काम कर रहा है, कल कारखाने सारे बंद पड़े हुए हैं, और हमारे मोदी जी आते हैं और आके कहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है। क्या हो रहा है कि पटना में जो हवाई अड्डा है उसका बड़ा टर्मिनल बन गया है। कह रहे पटना में अब मेट्रो चलने लगेगा। ठीक है, चले। कलकत्ता में तो कब से मेट्रो चल रहा है। कलकत्ता में मुझे जहाँ तक याद है 40 साल से वहाँ मेट्रो चल रहा है। दिल्ली में भी करीब 20-30 साल से खूब मेट्रो चल रहा है। तो बिहार में भी मेट्रो आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन गरीबी का क्या है? ये जो पूरे बिहार में नीतीश जी आपने सर्वे किया, और आपके सर्वे में पाया गया कि बिहार में करीब 1 करोड़ परिवार, 94 लाख परिवार है जिनकी पूरी कुल आमदनी महीने की 6,000 से कम है। और आपने कहा कि हम 2-2 लाख देंगे उन गरीबों को। दिया क्या? अभी तक किसी भी गरीब परिवार को या कोई साथी बताएंगे इन्हीं को मिला है क्या वो 2 लाख रुपए जो नीतीश जी ने कहा था देंगे? नहीं मिला। तो आपने कहा तो आपने कुछ किया नहीं। पूरे बिहार में बिजली के लिए हम लोग लड़ते रहे। हमारे संदीप सौरभ जी विधायक है, वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, तमाम हमारे विधायकों ने बार बार कहा विधानसभा के अंदर कि क्या बात है भाई, अगर दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, पंजाब में मिल सकती है, तो बिहार में इतनी गरीबी है 200 यूनिट बिजली क्यों नहीं फ्री मिल सकती है? तो नीतीश जी कहते थे कि 1 यूनिट भी फ्री नहीं देंगे। अभी मीना जी ने बताया कि भाई चुनाव आया है, चुनाव से पहले उनको लग रहा है कि 125 यूनिट फ्री दे देंगे तो बिहार के लोग बस इसी में खुश हो जाएंगे। 400 रुपए का पेंशन मिलता था बुजुर्गों के लिए, और 400 रुपए में क्या होता है आज के जमाने में? हम लोगों ने कहा कि 3,000 से नीचे कोई पेंशन नहीं, अब उसको 1100 किया है। तो चलते चलते आप जो कुछ कुछ पैसे दे रहे हैं इससे तो कोई बात बनने वाली नहीं है। और इसीलिए यात्रा में हमने देखा कि जब ये नारे लगते थे कि वोट चोर गद्दी छोर, पूरे बिहार के बच्चे बूढ़े सब लोग एक साथ कह रहे थे कि बिहार में अब सरकार को बदल देना है। ये सरकार बहुत दिन हो गया नीतीश जी का, मोदी जी का, अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। तो इंडिया गठबंधन की सरकार के लिए पूरा बिहार इस समय तैयारी कर रहा है। आप लोगों से भी अपील करने आए हैं कि आज इस समय हमें इस अपनी ताकत को और मजबूत करने की जरूरत है। हमारे बगल में नेपाल है, बगल में नेपाल है, और नेपाल में क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। नेपाल में सारे नौजवान गुस्से में हैं। नेपाल में राजा को हटा करके वहां लोकतंत्र आया, संविधान आया, और लोगों को लगा कि इस समय हमें वहां रोजगार मिलेगा। जितना पलायन बिहार में है उतना ही पलायन नेपाल में है। सारे लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। भ्रष्टाचार है, महंगाई है, रोजगार नहीं है। और नेपाल में भी जब नौजवान इस पर बात करने के लिए सड़क पर आए, गोली चल गई, गोली चल गई, 20-20 नौजवान शहीद हो गए, 400 से ज्यादा नौजवान घायल हो गए। तो आपने देखा कि किस तरीके से नेपाल में विस्फोट हुआ। तो हम पूछना चाहते हैं ये मोदी जी से, नीतीश कुमार से,
कि बिहार में भी क्या आप चाहते हैं कि बिहार के गरीब, बिहार के महिलाएं, बिहार के नौजवान वो नेपाल की तरह करें पूरे सड़क पर आकर के? आप जो गरीबों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, नौजवानों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? वहां तो मान लीजिए अभी 20 साल हुआ है नेपाल में लोकतंत्र आकर, हमारे यहाँ तो 75 साल से, संविधान का 75 साल है, ये पूरे हो गए 75 साल। 75 साल से 70 साल से देश में चुनाव हो रहे हैं, तो हमारे देश में तो कोई राजा नहीं है। नेपाल में तो कल तक राजा थे और आज भी राजा अभी इसी फिक्र में है कि कहीं से फिर मौका मिल जाए तो फिर से राजशाही थोप दे। ये अमेरिका वाले पूरी दुनिया पर दादागिरी थोपना चाहते हैं, उनको भी लग रहा है कि नेपाल में कोई मौका मिल जाए तो वहां भी हम नेपाल में भी आकर के बस कब्जा कर ले। ये राजा कहीं अमेरिका, ये लोग कोशिश में है नेपाल में, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 75 साल से तो संविधान है, 75 साल से इसमें हम सरकारों को चुन रहे हैं। लेकिन आप देखिए मोदी जी को, उनको देखने से लगेगा कि खुद को लगा कि राजा बन गए हैं। कहां से सिंबल लेकर के आए, कोई राजा का था तमिलनाडु में, उसको ला करके पार्लियामेंट में रख दिया। एक राजा की तरह सोचते हैं, राजा की तरह बात करते हैं, और हमारे देश का जो संविधान है लगातार उस संविधान को कुचलने का काम करता है। ये जो वोट डालने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया सबको, गरीब से गरीब के लिए भी एक वोट और बड़े लोगों के लिए भी एक वोट, सबको एक वोट की बराबरी, आज उस वोट को आप छीनने की कोशिश करते हैं, साजिश करते हैं। तो आज पूरे हिंदुस्तान में संविधान की रक्षा के लिए, अपने आजादी की रक्षा के लिए आज पूरे देश में लड़ाई हो रही है। तो चंपारण में अपने साथियों से कहेंगे, पिछले बार का जो चुनाव था 2020 में आप लोग जम के लड़े, हमारे वीरेंद्र जी जीत के गए, लेकिन अफसोस पूरे पश्चिम चंपारण के सिकटा के अगल बगल के सभी सीटों पर यहाँ एनडीए वाले रह गए, यहाँ भाजपा और जदयू वाले रह गए। और इसीलिए इस बार तैयारी करनी है कि पूरे पश्चिम चंपारण में भी एक एक सीट पर इस बार इंडिया की जीत की गारंटी करनी होगी। ये जो पूरे भाजपा के लोग, ये जो भाजपा जदयू की जो मिली भगत है, ये सारे लोग वोट छीनने वाले वोट चोर, इन वोट चोरों को इस बार बिल्कुल चंपारण की धरती से और पूरे बिहार की सत्ता से इनको उखाड़ फेंकना। तो साथियों, बड़ी लड़ाई है। आज इस शहीद मेले में आप लोग आए हैं अपने शहीद को याद करते हुए। तो शहीद को याद करने का मतलब क्या? शहीद को याद करने का मतलब हम सब लोग नारा लगाते हैं, शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो शहीद को याद करने का मतलब उनके रास्ते पर चलना, उनके अधूरे काम को पूरा करना। और आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे कॉमरेड शफाअत से लेकर के शहीद आजम भगत सिंह, वो सारे शहीद हमसे एक ही बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की आजादी को बचा लीजिए। ये अंग्रेजों को भगा करके आजादी आई थी, और आज अमेरिका में बैठ करके वो ट्रंप और ट्रंप के साथ वहां इजराइल वाले हैं। ये अमेरिका और इजराइल की पूरी जोड़ी है, पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है। कभी ईरान पर हमला कर देता है, कभी गाजा में लगातार नरसंहार कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, और कभी कतार पर हमला कर रहे हैं, कभी हिंदुस्तान पर नजर डाले हुए हैं कि हिंदुस्तान का जो सामान हम बेचते हैं अमेरिका में, उस पर ज्यादा शुल्क लगा दो 50%, ताकि भारत का सामान अमेरिका में ना बिके। और भारत के जो लोग अमेरिका में गए हैं वहां काम करने के लिए, उनको घुसपैठी बोल करके उन तमाम लोगों को हथकड़ी और देरी लगा करके हवाई जहाज में ठूस करके हमारे देश में अपराधी और गुलाम की तरफ भेजा जा रहा है। तो आज इस अमेरिका की दादागिरी से हिंदुस्तान की आजादी को, स्वाभिमान को कौन बचाएगा? आज इस देश में उस आजादी के आंदोलन से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, जिस संविधान के पहले पन्ने पर लिखा गया कि आम भारत के लोग बिना किसी भेदभाव, धर्म अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, जाति अलग अलग है, हमारे खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन अलग अलग है, लेकिन हम सब लोगों के लिए इस देश में बिल्कुल बराबरी होगी, सबको न्याय मिलेगा, सबके बीच में भाईचारा होगा। इस संविधान का क्या होगा अगर हमेशा इस संविधान के ऊपर हमला होता रहेगा? आज अगर इस देश में जिस चंपारण से किसानों ने आवाज उठाई थी, किसानों के लिए जमीन हो, गरीब के पास सम्मान हो, गरीब के पास जीने लायक उनके पास मकान हो, जमीन हो, खेती करने के लिए बटेदारों का अपना हक मिले, उस देश में अगर सब कुछ जल जंगल जमीन अगर पूरे अदानी और अंबानी को दे दिया जाएगा, इस देश के गरीब कहां जाएंगे?
हमने देखा कि आपके इस इलाके में भी कितने सारे हमारे बांग्ला भाषी लोग हैं, कब इस देश में बंटवारे के बाद यहाँ आकर के बसे, उनको बसाया गया, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि उनके सामने बड़ा सवाल है कि उनके सम्मान का, उनके जाति प्रमाण पत्र का, बांग्ला भाषा में पढ़ सके उसके लिए स्कूल का, किताब का, उनके पूरे मान सम्मान का। और आज हम देख रहे हैं कि आप फिर नागरिकता कानून संशोधन करके जगह जगह गरीबों को डॉक्यूमेंट के नाम पर नागरिकता से, मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गरीबों के मान सम्मान का, सुरक्षा का क्या होगा? और इसीलिए बिल्कुल साफ है, इस देश में हमें फिर एक बार आजादी के आंदोलन की तरह लड़ना होगा। ठीक जैसे आजादी के आंदोलन में अलग अलग रास्ते के लोग थे, गांधी का रास्ता अलग था, भगत सिंह का रास्ता अलग था, कोई लाल झंडा लेकर के चल रहे थे, कोई हरा झंडा लेकर के चल रहे थे, कोई तिरंगा लेकर के चल रहे थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने एक स्वर से कहा कि इस देश में अंग्रेजों के लाठी गोली का राज बिल्कुल नहीं चलेगा और अंग्रेजों को भगा दिया इस देश के संघर्ष से। आज बिल्कुल उसी तरह हम सब लोगों को फिर एक बार खड़ा होना होगा। इस देश में संविधान के ऊपर ये मनुस्मृति का हमला ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। इस देश के अंदर हमारे सामाजिक न्याय, हमारी धर्मनिरपेक्षता, इस देश के अंदर चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पर एक एक करके आप जो तोड़ रहे हो और हर मंदिर मस्जिद के नीचे खुदाई करके कह रहे हो कि भाई यहाँ हमको मंदिर दिख रहा, ये नहीं है। कानून ने कह दिया कि अयोध्या में बन गया, बन गया। अब इसके बाद हिंदुस्तान में जितने हमारे यहाँ मंदिर हो, मस्जिद हो, 1947 में जो स्थिति थी बिल्कुल उसी स्थिति पर सब रहेंगे। और ये मिट्टी के नीचे खुदाई करना बंद करो, इस देश को गड्ढे में गिराना बंद करो। ये देश को आगे बढ़ना है, बिहार को आगे जाना है और हमें पीछे धकेलने की कोशिश मत करो। ये हिंदुस्तान ने जो तय कर लिया, हमें लगता है कि इस चुनाव में बिहार पर सबकी नजर है, पूरे देश की नजर है कि महाराष्ट्र में चुनाव चुरा लिया, हरियाणा में चुनाव चुरा लिया, दिल्ली में भी किसी तरीके से फिर एक बार नीतीश जी को बैसाखी बना करके, चंद्रबाबू नायडू को बना करके फिर एक बार कुर्सी पे आ गए और कुर्सी में आ करके बैठ करके लोगों को, गरीब को जेल में डाल रहे हैं, पूरे किसानों को, मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। कि इस बार बिहार में क्या होगा? और इसीलिए चंपारण के साथियों के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप अगर चंपारण से इस बार एनडीए का पूरा सुथरा साफ कर देंगे तो पूरे बिहार सुथरा साफ कर देगा इस बार। और बिहार में अगर रोक लेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में लोग बिल्कुल सुकून महसूस करेंगे। लोगों को लगेगा कि चलो इस देश में आज भी वो चंपारण जिंदा है और चंपारण के किसान जैसे आजादी के लिए लड़े थे, आज भी बिल्कुल उसी तरह इस फांसीवादी निजाम के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ, ये सांप्रदायिक दंगा फसाद करने वालों के खिलाफ आज भी चंपारण के दलित, चंपारण के अकलियत के लोग, चंपारण के मेहनतकश, चंपारण की महिलाएं बिल्कुल उसी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। तो आप तमाम साथी जो शहीद सफायत अंसारी को याद करते हुए उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, अपना सलाम पेश करने के लिए आए हैं, हम सब आपके साथ हैं और सब लोग मिल करके एक बार यही कहेंगे कि शहीदों के अरमानों को, शहीदों के अरमानों को, शहीदों के अरमानों को, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।